अमित मोहिंद्रा शौर्य चक्र से सम्मानित उनके पिता श्री एच.एस. मोहिंद्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। कर्नल भरत सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित आतंकवादियों के खिलाफ कर्नल भरत सिंह की वीरता, दृढ़ता और कर्तव्य के प्रति समर्पण हेतु उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया। और अब शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी वीर चक्र से सम्मानित उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी मंच पर आएंगी। दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश की रक्षा करने वाले शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रही हैं। दर्शकों, आपकी तालियां बिल्कुल थम सी गई हैं। और अब शहीद नायक राजा सिंह उनकी पत्नी चंद्राना देवी शहीद नायक राजा सिंह वीर चक्र से सम्मानित हैं। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने वाले शहीद नायक राजा सिंह, उनकी पत्नी चंद्राना देवी। शहीद मेजर रितेश शर्मा उनके पिता श्री सत्य प्रकाश शर्मा कृपया मंच पर आए। करगिल युद्ध में ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर रितेश शर्मा। शहीद एनसी पुताली उनके भाई श्री मुन्नीलाल जी कृपया मंच पर आए। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभियान के दौरान एयर क्रैश में शहीद हुए एनसी पुताली, उनके भाई मुन्नीलाल जी मंच पर हैं। शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी उनके पिता हवलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी कृपया मंच पर आए। शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उनके पिता हवलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी मंच पर हैं। पिता भी सैनिक, पुत्र भी सैनिक, अद्भुत क्षण है। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, उनकी माता श्रीमती प्रजेश यादव कृपया मंच पर पधारें। सैन्य पर्वतारोहण अभियान के दौरान उत्तराखंड में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, उनकी माता श्रीमती प्रजेश यादव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आ रही हैं प्रजेश यादव जी। अपने पुत्र की वीरता का सम्मान प्राप्त करने के लिए धन्य हैं ऐसी माताएं भारत भूमि में। और अब शहीद सिग्नलमैन श्री राजवीर सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती सुमन देवी कृपया मंच पर पधारें। ऑपरेशन पवन 1987 के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सिग्नलमैन राजवीर सिंह, उनकी पत्नी सुमन देवी कृपया मंच पर आ जाएं। धन्यवाद प्रजेश जी। सुमन देवी कृपया मंच पर आ जाएं। शहीद हर्षवर्धन सिंह बिशेन, ऑपरेशन रक्षक श्रीमती समा देवी पत्नी पर मंच पर। हवलदार पंकज सिंह, राजपूत रेजिमेंट के हवलदार पंकज सिंह के पिता मंच पर हैं। सूबेदार श्री राम नारायण सिंह जी मंच पर हैं। इस समय तालियों के साथ स्वागत करें। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभांशु सिंह गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित श्री प्रांजल सिंह उनका सम्मान ले रहे हैं। प्रांजल सिंह जी मंच पर आ गए हैं। और अब शहीद कांस्टेबल रक्षाराम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित उनकी पत्नी श्रीमती सीता सुंदरी जी मंच पर आ रही हैं। श्रीमती सीता सुंदरी कांस्टेबल रक्षाराम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित। डिप्टी कमांडेंट शहीद दिवाकर तिवारी, उनकी पत्नी श्रीमती संतोष तिवारी जी को मैं आग्रहपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया अपने पति का गैलेंट्री अवार्ड लेने के लिए मंच पर पधारें। श्रीमती संतोष तिवारी। श्रीमती मुन्नी देवी, लांस नायक शहीद बचान सिंह, उनकी पत्नी तरन तारन पंजाब में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए लांस नायक शहीद बचान सिंह शहीद हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मित्रों,
स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में स्नेही जी की इन पंक्तियों के साथ जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए मंच पर पधार रहे हैं। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आशीर्वचन के लिए वंदे वंदे। स्वाधीनता दिवस के अरे लाइट कट रहा है, आप लोग पता नहीं क्यों बार-बार हिला रहे हैं। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी, समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों से के परिजनों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, पूर्व सैनिकगण, सम्मानित सभी विशिष्ट जन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अपनी स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को देश की स्वतंत्रता दिवस की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, देश की स्वतंत्रता अनगिनत त्याग और बलिदान का परिणाम है। स्वाधीनता हम सबसे त्याग और बलिदान मांगती है। एक लंबे समय तक देश के अंदर चली स्वाधीनता की ये लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्णायक नेतृत्व के उपरांत फलीभूत हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, ज्ञात अज्ञात वीर सैनिकों और देश की स्वाधीनता के उपरांत देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देने वाले सभी जवानों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी हाल ही में पूरे देश ने
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और शक्ति का सफल क्रियान्वयन देखा है। मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा करके भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुरक्षित किया है। जब हमारा सैनिक देश की सीमाओं के प्रति सजग होता है, अपना सर्वोच्च योगदान देता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। तबे देश विकास के उन सुनहरे सपनों को देख पाता है जिन पर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण आज हो रहा है। एक पेटी आगे रखी है। आपने पिछले तो मैं हटा दूं, मैं बदलूं? 78 वर्षों की इस यात्रा को देखा है, अनुभव किया है। बदल रहा हूं। देश के इन राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से इस गाथा को सुना है, अनुभव किया है। याद करिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता भी नहीं हो सकती। स्वाधीनता का मतलब हर भारतवासी के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए अपने कर्तव्यों के साथ संकल्पित होने का एक महापर्व है, महाआयोजन है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? हमारे प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हर नागरिक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए, तो फिर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देशवासियों के सामने विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। भारत मजबूती के साथ 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए
उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वो मॉडल हमारा स्वदेशी होगा। हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं, उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाली उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का स्वदेशी का यह मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर स्वदेशी के इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा है। याद करिए 2017 के पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने अपनी परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत उत्पादों का उपेक्षा की थी। याद करिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर यूपी में मौजूद थे, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जो हस्तशिल्पी कारीगर इसके साथ जुड़े थे वे पलायन कर रहे थे। उनमें निराशा थी, उनमें हताशा थी, उनमें कोई विश्वास नहीं था। वे छोटा मोटा काम करके किसी प्रकार की अपनी आजीविका को चलाने के लिए मजबूर हो रहे थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य को पहचाना, उसे एक जनपद एक उत्पाद के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, आज उत्तर प्रदेश का एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यह हमारा मॉडल पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के देश के डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे पास इसके लिए काफी स्कोप है, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में स्वदेशी के मॉडल को आत्मसात करने का देशवासियों से आह्वान किया है। देश का पैसा देश में लगेगा। हर एक सेक्टर में अगर मेक इन इंडिया की संकल्पना को हम साकार करने में आगे बढ़ेंगे तो देश समृद्ध होगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुलभ होंगे, किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हस्तशिल्पी और कारीगर समृद्धि के पथ पर अग्रसर बना करके इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। और आज उस प्रकार के सामर्थ्य को एक बार फिर से हमें समेटना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे तकनीक के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट की मांग के अनुरूप पैकेजिंग, उस प्रकार की पैकेजिंग के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। और ये स्वदेशी मॉडल जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ भारत की आजादी के 78 वर्ष हम सबको इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आज की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे तभी बढ़ा है जब उसने अपने कारीगरों को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपनी युवा शक्ति की ऊर्जा को पहचाना, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया। वह देश आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये सामर्थ्य भारत के पास है और भारत में उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश वासियों को इस अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपने जीवन का मंत्र बना करके चलना ही होगा। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने
अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है, उसे एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस सेक्टर से जुड़े हुए जो 16 प्रकार के हमने हस्तशिल्पी और कारीगर चिन्हित किए हैं, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में नए प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया है। समाज और मार्केट की मांग के अनुरूप इन हस्तशिल्पियों ने नई डिजाइन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, समाज की मांग के अनुरूप उस प्रकार से अपने आप को तैयार करके आज अपनी सामर्थ्य का लोहा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दिया है, तो स्वयं स्वावलंबन का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। मिशन मिलेट के नाम पर भी प्रदेश के अंदर जो हमारे परंपरागत अन्नदाता किसानों के द्वारा मोटे अनाज, जिसको एक प्रकार से हम विस्मृत से कर चुके थे, उस दिशा में अन्नदाता किसानों ने कार्य करना प्रारंभ किया। खेती की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग उसका एक माध्यम है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के आज 34 जनपद इस अभियान के साथ जुड़ करके तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमें उन गंभीर बीमारियों से जो आज मुंह पाए समाज को निगलने के लिए दिखाई देता है, उस अभियान को अगर हम देखें, उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए मिलावट को दूर करना होगा। फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की कम आपूर्ति और उसे कम से कम इस्तेमाल करके नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक पद्धति से अगर हम खेती बाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में स्वदेशी का यह मॉडल न केवल अन्नदाता किसानों की लागत को कम करेगा, उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके उन्हें कई गुना आमदनी उनकी करने में सफलता प्राप्त करेगी। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाने की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। हर एक सेक्टर में कार्य किए गए। क्या युवा हो, क्या महिलाएं, क्या अन्नदाता किसान हो या श्रमिक या समाज से जुड़े हुए हर एक तबके के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। याद करिए उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में कितनी बड़ी मदद मिली। आज से 8 वर्ष पहले जिस प्रदेश के सामने अपनी पहचान का संकट था, जहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, आज हमारा युवा अपनी पहचान को छुपाता नहीं, अपनी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया के सामने मनमानित मनाता दिखाई देता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश की एक नई सामर्थ्य सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश की ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। न केवल सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है।
कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले 8-8.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। तो प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक हमने युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में समायोजित करने में भी सफलता प्राप्त की। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला तो प्रदेश में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ। आज देश के अंदर आप देखेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, किसी भी उद्यमी से पूछेंगे कि वह निवेश कहां करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता होती है कि इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन कोई एक राज्य बन सकता है, और है आज के दिन पर उसमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। आपने देखा होगा, जिस प्रदेश में पहले उद्यमी अपना व्यापार समेट करके प्लान करने के लिए दिखता था, उस प्रदेश में देखते ही देखते 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो जाना, उस प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश जमीनी धरातल पर उतर जाना, इन 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के माध्यम से लाखों नौजवानों को अपने ही गांव और अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना विकसित हो जाना, यह इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में सामर्थ्य थी, उस प्रकार की संभावनाएं थी, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण लोगों ने जमीनी धरातल पर नहीं उतरने दिया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश बीमारू बनता गया, उत्तर प्रदेश बीमारू बनता गया। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज से 8 वर्ष पहले देश की 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा देखा जाता था, आज उत्तर प्रदेश देश की 7वीं नहीं बल्कि दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब दूसरी अर्थव्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश ने जो अपना आगामी लक्ष्य तय किया है, वह लक्ष्य तय किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तय किया है 29-30 में उत्तर प्रदेश अगर भारत 2027 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तो उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इस इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए कर्मिक रूप से प्रयास कर रहा है। हमने पिछले 8 वर्ष में कुछ चीजें हासिल की हैं जो आशावर्धक है, लोगों के उत्साह को बढ़ाने वाला है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी केवल 13 लाख करोड़ के आसपास थी। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 43,000 रुपए थी। 8 वर्ष में 3 वर्ष हमने कोविड जैसी वैश्विक महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए, और सबके बावजूद उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में अपनी जीएसडीपी को बढ़ा करके 32 लाख करोड़ पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए, दोगुने से अधिक रफ्तार के साथ हम बढ़े। प्रदेश की ग्रोथ रेट आज के दिन पर नेशनल ग्रोथ रेट से बेहतर दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आज के दिन पर 1,20,000 तक पहुंची है, और आने वाले समय में हमें प्रत्येक सेक्टर में नेशनल एवरेज तक इसे पहुंचा करके उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को सामर्थ्य में बदलने के लिए एक टीम वर्क के साथ
उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के कार्य करना होगा। हम सभी लोग अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हम भारतवासियों को दिया है, हर उत्तर प्रदेश वासी उस संकल्प के साथ संकल्पित हो, संबद्ध हो। इसी में हमारा वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग अगर मिलकर के उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश आसानी से 2047 का जो संकल्प है विकसित भारत का, तो विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। और इसके लिए हर एक सेक्टर से जुड़े हुए, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या मजदूर हो, क्या महिलाएं हो, क्या व्यापारी हो, क्या उद्यमी हो, या समाज से जुड़े हुए प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए आज सरकार कार्य करने के लिए खड़ी है। अगर कोई व्यक्ति एक कदम चल रहा है तो सरकार उसके साथ 10 कदम आगे बढ़कर के सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, हमने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सीएम युवा उद्यमी स्कीम लॉन्च की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम, कोई भी युवा अगर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, हम उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद उस युवा को पहले चरण में गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने, उसका लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। 10% का मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। 21 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र का कोई भी युवा जो भी अपना स्वयं का कारोबार करना चाहता है, उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त, लेकिन मार्जिन मनी से युक्त राशि उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 70,000 युवा सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके नए उद्यमी बनने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का सेक्टर उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई जिस राज्य के पास हो, अलग अलग जनपद में अलग अलग उसके क्लस्टर मौजूद हो, उसको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके लिए व्यापक संभावनाएं हैं, बड़े निवेश की भी व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एमएसएमई ही एंकर यूनिट के रूप में बड़े उद्यम के लिए काम करता है। और यह एमएसएमई का क्लस्टर पहले से उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमने तय किया है कि हर एमएसएमई यूनिट को राज्य सरकार 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर कराएगी। जीएसटी प्रदान करने वाले हर व्यापारी को उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए की व्यापारी कल्याण बीमा योजना के साथ जोड़ती है, उसे सामर्थ्य देती है। हर अन्नदाता किसान को, जो अन्नदाता किसान हर नागरिक का पेट भरने के लिए अपने खेतों में अन्न के रूप में, खाद्यान्न के रूप में सोना उगलने का काम करता है, हमारा हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो। न केवल अन्नदाता किसान के लिए, बल्कि अन्नदाता किसान के साथ साथ उसके सहायक कृषक, उसके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी सहयोगियों को प्रदेश सरकार ने किसी भी आपदा की स्थिति में 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक कल्याण बीमा स्कीम के साथ जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने वन्य और मानव जीव संघर्ष में अगर कोई किसान, कोई नागरिक वन्य जीव या किसी सर्पदंश का शिकार होता है तो उसे भी आपदा की श्रेणी में रख करके उसे भी
हमने 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को राज्य सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए हर जनपद में व्यापक पैमाने पर निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना, गौवंश की नस्ल सुधार के व्यापक कार्यक्रम को लेकर के आज राज्य सरकार कार्य कर रही है। निरंतर इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी व्यापक कार्य योजना को लेकर के कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान खुशहाल हो, उसके जीवन में परिवर्तन हो, आज उसकी फसल को सीधे क्रय करने की व्यवस्था और पैसा सीधे अन्नदाता किसान के खाते में जाएगा, यह भी प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है। गन्ना किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हम इसी बात से अनुमान कर सकते हैं 1996 से लेकर 2017 तक जितना गन्ना मूल्य का भुगतान पिछली सरकारों के समय हुआ था, अकेले 8 वर्ष में उससे 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम अन्नदाता किसानों के खाते में भेज चुके हैं। यानी 8 वर्ष में 2,86,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में भेजा है। आज दलहन, तिलहन, आलू उत्पादन में, ज्वार, बाजरा, मकई आदि के उत्पादन में, धान और गेहूं, गन्ना उत्पादन में, इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं ने भी आज प्रदेश के सामर्थ्य को आगे बढ़ाया है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक के साथ आज राज्य सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए हमने अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। उन कार्यक्रमों में हर युवा के हाथ को काम मिल सके, उसे मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी के साथ हम जोड़ सके। हमने न केवल देश के अंदर प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर के हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज की डिमांड के अनुसार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार करना और उत्तर प्रदेश का नौजवान आने वाले समय में अपनी सामर्थ्य और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को दे सके, इस दिशा में भी निरंतर सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प की योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश सरकार ने आज स्कूल का एक नया मॉडल दिया है स्कूली शिक्षा का, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले चरण में श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड में निराश्रित हुए बच्चों के लिए स्कूल के लिए इंटीग्रेटेड कैंपस एक ही जगह पर 18 स्थलों पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की स्मृति में 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हमने 18 अटल आवासीय विद्यालय दिए हैं। इसका एक नया मॉडल हमने प्रस्तुत किया है। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में हर जनपद में पहले चरण में जनपद मुख्यालय पर, दूसरे चरण में तहसील मुख्यालय पर, तीसरे चरण में हर विकास खंड मुख्यालय पर और चौथे चरण में इन विद्यालयों की श्रृंखला को न्याय पंचायत स्तर पर खड़ा करना, जिससे प्राइमरी से लेकर के बेसिक एजुकेशन से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन हम एक इंटीग्रेटेड कैंपस में ही हर बच्चे को उपलब्ध करवा सके। और उस दिशा में सरकार ने जहां एक नए अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार वर्तमान में स्कूल के पेयरिंग के कार्यक्रम को 50 से कम बच्चे जिन विद्यालयों में 1 किलोमीटर के दायरे में उन विद्यालयों को किसी अन्य विद्यालय के साथ जहां 50 से अधिक बच्चे हो उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, छात्र और शिक्षक के रेशियो को ठीक करना, न्यूनतम
3 शिक्षक अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में हो, इस लक्ष्य के साथ जहां सरकार कार्य कर रही है, तो हर आंगनवाड़ी केंद्र को जो विद्यालय टेयरिंग के बाद जो विद्यालय खाली बचते हैं उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने और प्री प्राइमरी के साथ बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नई पोषण मिशन के अभियान के साथ, सीएम पोषण मिशन के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा भविष्य जितना उन्नत होगा, जितना हमारा वर्तमान उन्नत होगा, उतना ही भविष्य सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। इन बच्चों को अभी से पोषण मिशन के साथ जोड़ करके भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको तैयार होना होगा और उस तैयारी के लिए राज्य सरकार ने सीएम पोषण मिशन की एक स्कीम उन बच्चों के लिए लागू की है। बेसिक एजुकेशन में पहले इस बात को तैयारी कर दी गई है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी बच्चे को न जाना पड़े, यह भी हम ध्यान रखेंगे। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम के अंतर्गत उन्हें आज के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावनाओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज प्रोजेक्ट अलंकार से जर्जर पड़े हुए विद्यालय आज एक नए भवन के रूप में, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, स्मार्ट क्लास के रूप में और अपने नए स्वरूप के रूप में शिक्षा, स्कूली शिक्षा के एक मॉडल बनते जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वहां पर अत्यंत कमजोर तबके की उन बालिकाओं के लिए उन्हें सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने सभी विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जारी की है। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने तय किया है कि उनके छात्रावास, जहां भी छात्रावास है, उन छात्रावासों की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, उनकी व्यवस्था को बेहतर करना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को साकार करना जिन्होंने हर नागरिक से और खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों का आह्वान करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि अगर सामाजिक विषमता को दूर करना है, हमें शिक्षा पे ध्यान देना होगा, हमें आर्थिक रूप से संबल बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा और शिक्षा उसका बेहतरीन माध्यम बन सकता है। उनके छात्रावास बनाना, जहां छात्रावास नहीं है वहां पे छात्रावास के नए निर्माण को बाबा साहब की स्मृति को समर्पित करते हुए जहां सरकार कार्य कर रही है, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है कि लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में एक इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जो वर्तमान में चल रहा है, इस वर्ष उसे पूरा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष स्कॉलरशिप इस अवसर पर जारी करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमारा यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में कामकाजी महिलाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन को और समाज में उनके कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी संख्या 14% से बढ़कर के अब 35% आज प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने स्वयं स्वावलंबन के पथ पर अलग अलग सेक्टर में, इंडस्ट्री से लेकर के बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में
इस संख्या को अब 35 से बढ़ाकर के 50% तक पहुंचाने की तैयारी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस दिशा में लगातार सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के माध्यम से अपना यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल हो, उस सुरक्षा के माहौल की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने महिलाओं के 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया। और आज उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की जो भर्ती हुई थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें 12,000 से अधिक अकेले बेटियों ने भर्ती होकर के उस कीर्तिमान को अपना कायम रखा है कि जो 20% महिलाएं और बेटियां भर्ती होंगी वह आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी कर रही है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश आज भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। जो भी राज्य, जो भी समाज अपने सामर्थ्य पर, अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस पर विश्वास करेगा, उसके सामने आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएं हैं। और उन संभावनाओं को उत्तर प्रदेश ने टटोला है, उसको जाना है, उसको समझा है। हम लोग उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अक्सर लोगों की धारणा होती है कि विधायिका में कामकाज का माहौल कम दिखता है, लेकिन आपने देखा होगा कि 17वीं विधानसभा में भी और 18वीं विधानसभा में भी कैसी विधायिका कार्य करती है, रात रात भर जग करके कार्य करती है। उसका एक मॉडल आपने देखा होगा। रात्रि भर पहले 36 घंटे तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 17वीं विधानसभा में लगातार 36 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? ये गोल्स वही हैं जो एक आम नागरिक की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर कुछ बेहतरीन कार्य हुए हैं, जिनके बल पर आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के आगे बढ़ा है। और प्रधानमंत्री जी के उसी आह्वान पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों सदनों में लगातार ये चर्चा इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि नहीं, विधायिका चाहे तो हर कार्य को संभव कर सकती है। और उत्तर प्रदेश की विधायिका ने वो करके दिखाया है। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन पर सबका अधिकार हो, अटल आवासीय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के मॉडल, आश्रम पद्धति के विद्यालय के मॉडल इस बात के प्रमाण है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई थी सस्टेनेबल गोल्स में। आज याद करिए, जिस राज्य में आजादी के समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, जिस राज्य ने 1947 से लेकर 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज का निर्माण निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में किए हो, बनाए हो, वह राज्य 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स का निर्माण करने में सफल हुआ है। हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने में, हर जनपद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड एप्रेसिस यूनिट लगाने में सफल हुआ है। वह राज्य है जिसने अपने यहां ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह मुक्त करने के एक नए अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ करके
अब तक 7,700 अधिक ग्राम पंचायतों को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने की घोषणा कर दी है और लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहा है। हर राष्ट्रीय मिशन हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। आज उस दिशा में कार्य हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हुई चर्चा का परिणाम है कि आज कृषि को, हमारे अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। सॉइल हेल्थ की सुविधा प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री कृषक बीमा कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक और नए बीज को आगे बढ़ाने का भी लाभ मिल रहा है। और लखनऊ में उन्नत नस्ल के बीज, उन्नत किस्म के बीज हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, जिनकी उनकी लागत को कम किया जा सके। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क का निर्माण हम लखनऊ में ही करने जा रहे हैं। जल संसाधनों की व्यवस्था हो, उसका बेहतर उपयोग हो। एक और हर घर नल और दूसरी तरफ 23 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचन की क्षमता अर्जित करना, यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। पिछले 8 वर्ष में करके दिखाया है। 15 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के लिए फ्री में ट्यूबवेल का कनेक्शन उन्हें उपलब्ध करवाया गया। बिजली का भुगतान सरकार करेगी, लेकिन अन्नदाता किसान की लागत कम होगी तो किसान के चेहरे पर खुशहाली है। तो चौधरी साहब के अनुसार देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा और उन्हीं भावनाओं को हम लोगों ने इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने की नई संभावनाओं और उनके रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनके नाम पर हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना करेंगे। लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस एम्प्लॉयमेंट जोन में न केवल उद्योग की सभी प्रकार की तकनीक को देंगे, बल्कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आज की न्यू एज टेक्नोलॉजीज के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। और इस पर सरकार ने कार्य आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे मॉडल होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे, जिस राज्य में 2 एक्सप्रेसवे हुआ कर, दो भी पूरे एक्सप्रेसवे नहीं थे, आज उस राज्य में 7 एक्सप्रेसवे वर्तमान में 8 वर्ष में क्रियाशील हुए हैं। 5 पे काम चल रहा है और 10 नए एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश में एयरपोर्ट 2 थे, आज 16 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, क्रियाशील हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक नया 5वां एयरपोर्ट जेवर गौतम बुद्ध नगर जनपद में बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक शक्ति के एक नए गढ़ के रूप में प्रस्तुत हुआ है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाला राज्य है। देश की पहली रैपिड रेल संचालित करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य है। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे के नेटवर्क के रूप में आज उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। आज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। तो जहां हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। याद करिए, पिछले 8 वर्ष में आप सबके सहयोग से राज्य सरकार ने लगभग 247 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अब तो इसको भारत सरकार ने भी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश अपने फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। और यह तभी संभव हो पाया जब विधायिका में इस पे चर्चा हुई, इसको आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। आज उत्तर प्रदेश ने पिछले
आपने देखा होगा 13 और 14 अगस्त को पूरी रात्रि भर उत्तर प्रदेश विधायिका में एक नए मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश विधायिका ने चर्चा की और चर्चा थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, उस अभियान के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए 3 थीम पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। अर्थ शक्ति पर, सृजन शक्ति पर और जीवन शक्ति को लेकर के 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन 12 सेक्टर को लेकर के आज राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। बहुत शीघ्र हम प्रदेश के अंदर के उन बुद्धिजीवियों के साथ जिनमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्राध्यापकगण, विषय विशेषज्ञगण, कृषि हो या फिर जीवन के अलग अलग सेक्टर में जिनके पास एक व्यापक अनुभव है, विशेषज्ञता है, उन सभी के अनुभव को लेकर के 500 ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके उनके साथ बैठने वाले हैं। वे हर विश्वविद्यालय में जाएंगे, हर महाविद्यालय में जाएंगे। हमारा हर जनप्रतिनिधि हर अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के नागरिकों के साथ बैठेगा, समाज के अलग अलग तबके के साथ, कोई महिलाओं के साथ, कोई युवाओं के साथ, कोई श्रमिकों के साथ, कोई व्यापारियों के साथ, कोई उद्यमियों के साथ, कोई हस्तशिल्पियों के साथ, कोई कारीगरों के साथ, उनके साथ बैठ करके और विकसित भारत के इस रोड मैप को कैसे हमें आगे लेके चलना है, विकसित उत्तर प्रदेश के इस रोड मैप पर चर्चा करके उनके बहुमूल्य सुझावों को आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है 5 प्रदेश के अंदर हर परिवार का एक सुझाव, कम से कम एक सुझाव हमें जरूर प्राप्त हो और हर सुझाव के बाद यहां पर एक टीम उनका मूल्यांकन करेगी। नीति आयोग के साथ हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हर जनपद में प्राप्त होने वाले सुझावों में भी 3 सुझावों को हम सेलेक्ट करेंगे कि उस जनपद के लिए और प्रदेश के लिए इसकी क्या भूमिका होगी और उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा हम वहां पर करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। राज्य के अंदर ऐसे 5 महत्वपूर्ण सुझावों को हम चयन करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आने वाले समय में अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट बना करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए 2047 तक देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव पर उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश होगा। गरीबी उन्मूलन की दिशा में जीरो पॉवर्टी के लिए पिछले स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हमने घोषणा की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 15 लाख ऐसे परिवारों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। उनको योजनाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और बहुत शीघ्र इन 15 लाख लोगों को, हर परिवार के एक सदस्य को कोई ना कोई रोजगार या नौकरी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रही है। और मेरा मानना है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत 29-30 तक गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा तो 2047 में विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बन करके दिखाएगा, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग आध्यात्मिक विरासत का और आधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में प्रस्तुत करके दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आज के अनुरूप प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को देश की स्वाधीनता दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर जहां हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, वहीं हम सब के लिए यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है
कि देश की स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण होना और देश के संविधान को अंगीकार किए जाने के यह अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न्याय, समता और बंधुता के जिस उद्देश्य को लेकर के भारतवासियों को यह संविधान दिया था, यह संविधान अपनी लागू देश के अंदर लागू होने के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ भारत के संविधान ने हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ने के जिस आह्वान के साथ हर भारतवासी का आह्वान किया है, हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का सम्मान करते हुए, उनके प्रति आदर का भाव रखते हुए, उसके अनुसार अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के साथ जुड़े देश की स्वाधीनता दिवस का यह एक महत्वपूर्ण संकल्प हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को देश की आजादी की 78 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल जन्माष्टमी का पावन पर्व भी है। आप सभी को जन्माष्टमी की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।